अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं निदा अहमद, आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैगन की खेती, एक सफल किसान की कहानी। उचित बढ़वाड़ हेतु मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। बैगन की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन देखा जाता है कि अधिकतर किसान इसकी खेती परंपरागत विधियों से करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ नहीं मिलता। वहीं इसके विपरीत मोतिहारी जिला कटिहार के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार हैं, जो कि बैगन की खेती वैज्ञानिक प्रबंधनों को अमल में लाकर करते हैं और प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। कुमारीपुर जिला कटिहार के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार पिछले कई वर्षों से बैंगन की खेती कर रहे हैं और इस फसल से अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। इनकी सफलता को देखते हुए इनके क्षेत्र के कई किसान बैंगन की खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है, घर कुमारीपुर, प्रखंड मनिहारी, जिला कटिहार का मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। मुझे गत 2008 में किसान श्री का भी उपाधि मिला है और सोनपुर मेला में हमें जो है उद्यान पंडित का उपाधि इसी बैगन पे जो है मिला है। ऐसे जगह में और खेती करें जहां इसका व्यापार या मार्केट भी हमको उपलब्ध हो जाए, ताकि जो हमारा उत्पादन हो वह सही तरीके से जो है बिक जाए। इन सब बात पर ध्यान रखते हुए हम जो है बैगन की खेती का जो है हम चयन करते हैं। हम कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से हम जो है बैगन की खेती जो है लगातार करता आ रहा हूँ। अभी जो हम खड़े हैं यह खरीफ बैगन की खेती है, जिसका बीज जो है हम अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम बीज गिराते हैं और अगस्त के अंतिम सप्ताह में जो है हम बीज स्थली से निकाल करके हम जो है मुख्य खेत में इसकी रोपाई करते हैं। ये किसान बैंगन की खेती के लिए सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीजों का चयन करते हैं। उसके बाद उसे फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। बीज को उपचारित करने के बाद जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों का निर्माण करते हैं और उसमें सड़े हुए गोबर की खाद एवं कंपोस्ट को मिलाते हैं। उसके बाद ये कतारों में बीज की बुआई करते हैं। जब बीज गिराने के कुछ दिन के उपरांत जब हमारे बीज स्थली में अवांछित घास आ जाता है तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक जो है उस घास को जो है निकालना पड़ता है। अगर हम उस घास का अनदेखी जरा सा भी करेंगे तो उस घास पे जो है कीड़ा का प्रकोप हो जाएगा, जिससे हमारा जो है जो मुख्य पौधा है वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हम जुलाई, मई, जून में जो है जब बहुत कड़ी धूप होती है तो इसकी एक गहरी जुताई हम करवा देते हैं, ताकि ज़मीन के अंदर में जो भी कीड़ा मकोड़ा है वह जो है सूरज के किरण के साथ जो है आके नष्ट हो जाए। इसके बाद हम उस ज़मीन में कंपोस्ट की भी आवश्यकता होती है। हम एकड़ में करीब 5-6 टेलर कंपोस्ट को भी डालते हैं। इस तरह से हम जो है फिर ज़मीन की जुताई करते हैं। इसके बाद हम 4-5-6 उसकी जोताई और पटा देते हैं। इसके बाद उसमें कंपोस्ट देते हैं। इसके बाद जब हमारा जब बीज हमारा तैयार हो जाता है पौधा,
तब हम जो है उसको लगाने के लिए जो है मुख्य खेत में हम कम से कम उसको जो है लगभग 3 हाथ लंबाई और 2.5 हाथ जो है चौड़ाई के माध्यम से हम जो है उस पौधे से पौधे की दूरी को हम रखते हैं। जब पौधे रोपाई योग्य तैयार हो जाती है तब ये कृषक पौधों की रोपाई मुख्य खेत में करते हैं और पौध रोपाई के पूर्व खेत में 3 टन गोबर की खाद, 120 किलोग्राम यूरिया, 80 किलोग्राम डीएपी और 80 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का व्यवहार आधार खाद में करते हैं। इन्होंने पौधों की रोपाई 75 गुणा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर की है, जिससे पौधों का विकास ठीक ढंग से हो और कृषि कार्यों को करने में आसानी हो। और हम पौधा को जब भी निकालते हैं तो हम सीड ट्रीटमेंट, बहुत सारा दवाई है हमारे यहाँ, हम उसके जड़ को जो है 2-4 घंटा के लिए हम जो है उस पानी के घोल में छोड़ देते हैं ताकि जो भी फंगस इस सब टाइप का जो हमारे खेत में बाद में जो बीमारी लगता है वह उससे मुक्त हो जाए। पौधा के लगने के लगभग 1 महीना के उपरांत हम जो है खेत का निकाई गुड़ाई करवाते हैं। जो अवांछित घास है उसको खुरपी के द्वारा, कुदाली के द्वारा हम जो है उसको निकलवा लेते हैं, इसकी कुड़ाई करते हैं। फिर उसमें जो है हम उर्वरक डालते हैं। उर्वरक डाल करके हम जो है पौधे को मिट्टी से दोनों तरफ से ढक देते हैं ताकि हमारा जो है गाछ बाद में गिरे नहीं, इसके लिए उसको मिट्टी का सहारा देना काफ़ी ज़रूरी पड़ता है। इसलिए उसके जड़ में हम जो है थोड़ा मिट्टी चढ़ा देते हैं और चूँकि खाद भी सूर्य के प्रकाश के साथ संपर्क ना हो, इसलिए खाद को भी हम मिट्टी से ढक देते हैं। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। इसके लिए ये किसान भाई भूमि की दशा को देखते हुए औसतन 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं, जिससे पौधों की अच्छी पैदावार हो। इस तरह से हम जो है मिट्टी अपना खेत का प्रबंधन करते हैं। किसान भाइयों, हर फसल की भांति इनकी बैंगन की फसल में भी कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसके नियंत्रण के लिए ये किसान भाई क्या करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, बैंगन में मुख्य रूप से एक तना छेदक कीट होता है, जो कि इस तना के बीच में जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इस पत्ता से पता चलता है कि इसके अंदर जो है कीट प्रवेश कर चुका है और यह भीतर ही भीतर जो है इस तना को खा करके इसको जो है यह सूख जाता है। तो और दूसरा जो है हमारा कीट जो है, इसमें जो है रेड माइट लगता है। तो दो कीट जो है हमारा मुख्य रूप से बैंगन में लगता है। हम अगर वही कीट जो तना में रहता है, बाद में जब फल आता है तो वह फल में प्रवेश करके जो है फल को भी क्षति कर देता है, जिसको हम लोग यहाँ पे मार्केट भाव उसका कुछ नहीं आता है, जिससे हमको काफ़ी क्षति होता है। पहले खेत निरीक्षण के दरमियान जब हमको इस तरह का पौधा दिखाई पड़ता है तो हम 10% अगर रहता है तो हम इसको तोड़ के, चिपकता है उसके नीचे से हम उसको तोड़ करके एक टोकरी में या किसी बोरा में उसको रख करके ज़मीन में दफना देते हैं, ताकि उसका कीट जो है वह ज़मीन में दब के मर जाए। और अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, अगर यह तो ऐसी परिस्थिति में हम जो है बाज़ार से जो दवाई, बहुत सारा दवाई है, हम उसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम जो है इसका प्रबंधन अगर कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने का चांसेस रहता है। किसान भाइयों, इतनी मेहनत करने के बाद जब ये फसल 3 से 4 माह की हो जाती है तब फलों की तुड़ाई चालू होती है। तो इन्होंने अब तक इसकी खेती से कितना उत्पादन प्राप्त किया और इन्हें इससे कितना लाभ मिला, आइए जानते हैं इन्हीं से। अब हम आपको यह बता दें कि यह क्रॉप लगभग 4 महीने का क्रॉप है। 4 महीने तक हम इसकी बैंगन की तुड़ाई करते हैं। उत्पादन वैसे हम लोग इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अनुमानित हम उत्पादन लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ आता है और इसमें कुल लागत हमको लगभग 35,000 रुपया आता है प्रति एकड़। और बैगन जो है हमारा लगभग लाख रुपये का बैगन प्रति एकड़ टूटता है। इस तरह से अगर हम खर्च को कुल लागत में, इनकम में, बिक्री में अगर घटा दें 35,000 तो हमको लगभग 65,000 रुपया
इसका इनकम जो है प्रति एकड़ आता है। और किसान भाई मैं यह बता देना चाहता हूँ, यह मार्केट भाव पर भी निर्भर करता है। अगर मार्केट भाव अच्छा मिल जाता है तो यह इनकम बढ़ भी सकता है, अगर मार्केट भाव कम हो जाए तो इसका इनकम घट भी सकता है। यह जो है वहाँ का मार्केट भाव पे भी काफ़ी निर्भर करता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। उचित बढ़वाड़ हेतु मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मक्के की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की इस अवस्था पर उचित प्रबंधनों को करना जरूरी होता है, जिससे आपको मक्के की फसल से अधिक उपज प्राप्त हो सके। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन और इन्हें किस प्रकार से करना है, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता ही है कि अब रबी मक्का की फसल खेत में खड़ी हुई है। जिन किसान भाइयों की फसल 30 से 35 दिन की हो चुकी है वो किसान भाई अपना पानी दें। सिंचाई की व्यवस्था में ध्यान रखें किसान भाई कि पौधे में घुटनों की ऊंचाई से लेकर और धनवाल निकलने तक पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। विशेष रूप से दाना बनने के टाइम पर और मोचा निकलने के टाइम पर और सिल्क निकलने के समय पर पानी की सिंचाई की विशेष ध्यान रखें। सिंचाई के बाद मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उग आते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। साथ ही फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और इन उर्वरकों की पूर्ति के लिए पहली और दूसरी निराई गुड़ाई के बाद 40 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में भुरकाव कर पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं। इस टाइम पर किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा फसल एकदम तेजी से बढ़ेगी। फसल बढ़ने में कीट पतंगों का अटैक होना स्वाभाविक है, तो उसमें कोई भी कीट जो विशेष रूप से इसका तना छेदक कीट है वो अटैक करेगा, वो आक्रमण करेगा। तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। उस कीट तना छेदक कीट को कंट्रोल करने के लिए किसान भाई 3G कार्बोफ्यूरॉन 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पत्तियों के गोभ में उसको डालें। इसके अलावा आरोही पिल्लू भी इस फसल में आ सकता है। आरोही पिल्लू को भी किसान भाई कंट्रोल करने के लिए फोरेट का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई प्रयोग करें। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि जैसी इसमें आपका इसका अटैक उनको दिखाई दे, उस टाइम पर वो इंडोफिल M45 या डाइथेन M45 का लगभग 2.5 किलोग्राम दवाई प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। इससे किसान भाइयों की दोनों बीमारी नियंत्रण हो जाएंगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कंदों की अच्छी बढ़वार हेतु हल्दी की फसल में आवश्यक कार्य।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जो किसान हल्दी की खेती कर रहे हैं उनकी फसल में अभी कंदों की बढ़वार चल रही होगी और इस अवस्था पर फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई का उचित प्रबंधन तो करना ही होता है और साथ ही साथ फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट रोगों का भी नियंत्रण करना जरूरी है, तभी फसल से अधिक उपज मिल पाएगी। तो इस समय हल्दी की फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको हल्दी की फसल में सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के कई प्रांतों में इस समय हल्दी की फसल लगी हुई है, तो इस समय इसमें जो प्रकंद बनने का या राइजोम्स बनने का इसमें समय चल रहा है, तो इस समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना है वो है कि इसमें जो खेत है उसमें खरपतवार मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार मुक्त खेत रहेगा तो इसमें क्या होगा कि जो कंद बन रहे हैं वो अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ जो खरपतवार मुक्त खेत होने से बहुत सारे जो रस चूसक कीट होते हैं उनसे पौधों को सुरक्षा मिल जाती है, साथ ही साथ बीमारियों से भी पौधों को सुरक्षा मिलती है। अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक होता है कि हम जो हल्दी का जो खेत है उसमें आप मिट्टी पर्याप्त मात्रा में चढ़ाते रहें। तो इससे जैसे कि आप निदाई करते हैं और पानी देने से पहले सिंचाई से पूर्व इसमें निदाई करने के साथ साथ कंदों पर मिट्टी चढ़ा दें, जिससे इसका जो फैलाव है, कंदों का फैलाव है, वो फैलाव सही प्रकार से हो सकता है। हल्दी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के प्रकार तथा फसल की मांग के अनुसार सिंचाई करना भी जरूरी होता है। यदि आप फसल की आवश्यकता से अधिक या कम सिंचाई करते हैं तो हल्दी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में हो, नमी की कमी भी ना हो, जिससे कंद बनने में समस्या आए, और अधिक नमी में भी कंद सड़न रोग की समस्या रहती है। तो ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में खेत में नमी को बनाए रखें, और इसके लिए आप इसके बीच में जो नालियां बनाई हुई हैं उनके माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हैं, या स्प्रिंकलर के माध्यम से भी इस फसल में सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल का उचित वृद्धि व विकास नहीं हो पा रहा है तो आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उचित सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है किसान भाइयों कि इसमें बढ़वार सही नहीं हो रही है, ऐसे में जो घुलनशील उर्वरक 0050 है उसका लगभग 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर, यानी 15 लीटर का जो पंप है उसमें 75 ग्राम आप 0050 जो घुलनशील उर्वरक बाजार में उपलब्ध होता है उसका आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। हल्दी की फसल में इस अवस्था पर कुछ रोगों का भी प्रकोप होता है, जिससे हल्दी के कंदों का उचित विकास नहीं हो पाता और किसानों को हल्दी का कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन रोगों का समय से नियंत्रण करना भी जरूरी होता है। किसान भाइयों, इसमें आप देखेंगे कि पत्ती पर एक बीमारी आती है जो फफूंद जनित बीमारी होती है, जिसमें पत्ती पे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे पड़ जाते हैं, और इसके लिए किसान भाइयों बाजार में मैनकोजेब और मेटालेक्सिल का जो मिक्सचर आता है, कॉम्बिनेशंस आता है, कई नामों में बाजार में मिलता है, जिससे रेडोमिल आदि के नाम से बाजार में मिलता है। इसकी लगभग 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको खड़ी फसल पे अगर छिड़काव करते हैं तो जो पत्ती पे आप देखेंगे फफूंद जनित रोग इस समय आ रहा है उससे हमारे जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में जो हल्दी की फसल जब हमारी उखड़ेगी तो उससे जो कंदों का विकास अच्छा होगा और उत्पादन भरपूर मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। उर्माझी, जिला रांची से प्रवीण महतो जी, आप रंगीनी लाख के शत्रु कीटों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो प्रवीण महतो जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं कि जाड़ा का मौसम आ गया है, बरसात बादल घिरा हुआ है, ठंडा बढ़ चला है और धीरे धीरे मौसम में बदलाव होते जा रहा है और
हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह का अगर मौसम होगा तो हमारा फसल पर फफूंद का भी प्रकोप होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सब से बचाने के लिए हमें लाख के कीड़े में, खास करके रंगीनी लाख के कीड़े पर शत्रु कीट और फफूंद दोनों से बचाने के लिए तो ये दवा है, ये फिप्रोनिल 5% EC 1.5 ml मतलब 1.5 ml प्रति लीटर की दर से, 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से बेवेस्टिन मतलब फफूंद नाशक दवा भी मिलाएंगे और ये दोनों दवा को मिला करके हमें ले जा करके वहीं पर छिड़कना करना है। किसान भाइयों, इन दवाओं का प्रयोग करने से पूर्व आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे दवा को हमेशा उन स्थानों पर डालें जहां की लाख की कीट हो। इसके अलावा दवा छिड़काव फुहार के रूप में करें, एकदम से तेज प्रेशर वाले नोजल का प्रयोग ना करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी क्वालिटी के फूल उत्पादन के लिए लीलियम की फसल में समसामयिक कार्य। मधुमक्खी पालन व्यवसाय से अधिक लाभ लेने हेतु इसके पालन की नई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल आपसे इसी समय पर फिर से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।